Hello friends, today we are celebrating 150th birth anniversary of none other than सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज पूरा भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जन्मदिन मना रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से इस तिथि को जाना जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2014 में मौजूदा सरकार ने की थी, नेशनल यूनिटी डे, राइट। तो आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इनके रोल को, जो हमको फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलता है, और किस तरीके से जब संविधान बनाया जा रहा था उसमें इनका क्या रोल था, और किस तरीके से जिसके लिए इनको सबसे अधिक याद रखा जाता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो आइए देखते हैं ब्रीफ में व्हाट वाज हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल टिल हिज डेथ। कमेमोरेटिंग 150 इयर्स ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशन बिल्डिंग। तो इनके विजन के बारे में भी हमको पता चलता है। बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन नाडियाड, गुजरात। गुजरात में इनका जन्म होता है। पेशे से वकील थे, और आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अधिकतर जो भूमिका है वो वकीलों की है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, मोतीलाल नेहरू हों, CR दास हों, वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे उत्तराखंड से गोविंद वल्लभ पंत हो। मोस्ट ऑफ देम वर लॉयर्स, और इन्होंने भी वकालत इंग्लैंड से पास करी, इंग्लैंड के इनर टेम्पल्स। तो ये भी गांधी के प्रभाव में आते हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाला जो उनका फीचर है उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी शिरकत आरंभ हो जाती है। खेड़ा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह का नाम आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से सफलतापूर्वक इन्होंने पीजेंट मूवमेंट को लेड किया था, और इनको सरदार की भी उपाधि से नवाजा गया था। और बाकी जो गांधी की अगुवाई में जितने भी आंदोलन चलाए गए, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, फिर चाहे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका हमको देखने को मिलती है। ये रही तस्वीर बरदौली सत्याग्रह के दौरान जो वल्लभ भाई पटेल जी की ली गई थी, और इनके कई सहयोगी किसान भाई भी होंगे साथ में। आयरन मैन ऑफ इंडिया। सबसे अधिक अगर वल्लभ भाई पटेल को जाना जाएगा इतिहास के पन्नों में, तो वो है इनका इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाली भूमिका में। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया में कई सारी देसी रियासतें भी थीं, जिनकी संख्या है 565। वी हैव 565 प्रिंसली स्टेट, और ये सभी प्रिंसली स्टेट का आकार बराबर का नहीं था। कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटी रियासत थी, और इन सब के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिनको हम देसी रजवाड़े कहते थे, प्रिंसेस, या हम वहाँ का राजा मान सकते हैं। तो इंडिया तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी भी अपनी जनता है जो उनको अपना राजा मानती है। लेकिन उनका विकास तब तक नहीं होगा जब तक इनको इंडियन यूनियन में शामिल ना कर लिया जाए। तो कैबिनेट मिशन की एक शर्त हुआ करती थी, उसमें लिखा था कि जो संविधान बन के तैयार होगा वो जबरन आप लोगों पर थोपा नहीं जाएगा, आप लोग मौजूदा स्थिति में बने रह सकते हैं, राइट। तो संविधान लिखा गया, भारत आज़ाद भी हुआ, लेकिन अगर ये लोग अलग थलग पड़े रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता का क्या होगा। उस अलग थलग पड़े प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उन्होंने सफलतापूर्वक बड़ी सूझबूझ से डिप्लोमेटिक स्किल्स को दिखाते हुए की थी। सो वी हैव नॉट लेस देन 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो सबसे इन्होंने बातचीत करी होगी, उसका महत्व समझाया होगा कि इंडियन यूनियन में शामिल होकर किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। तो सबसे इन्होंने बात करी, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करी, समझाते थे ढंग से, और अगर कोई नानुगुर करता था तो उसको थोड़ा सा डराते भी थे कि हम विद्रोह करवा सकते हैं आपकी रियासत में, हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा विद्रोह कराने में, और हम आपको मर्ज कर लेंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इन्होंने अनुसरण किया था, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो इस तरीके से कन्विंस किया उन्होंने, काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया है, और हम कह सकते हैं कि लगभग सभी रियासतों को मैनेज कर लिया गया था, सिवाय 3 के, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो हैदराबाद में आपने सुना ही होगा ऑपरेशन पोलो के बारे में, वो चलाया गया था, पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी थी, तब जाके उसको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ही यूज डिप्लोमेसी, परजर्वेशन एंड फर्मनेस टू अचीव इंटीग्रेशन। तो ये जो इनका रोल रहा, ये ठीक बिस्मार्क की याद दिलाता है। तो अपनी इस अचीवमेंट के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया अर्थात लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस महापुरुष को हमारा सलाम है यहीं से, और इनको आज पूरा भारत इनकी इन उपलब्धियों के कारण याद कर रहा है। ये स्थिति थी उस समय भारत के नक्शे की। ये जो येलो कलर दिख रहा है ये ब्रिटिश इंडिया का है, और प्रिंसली स्टेट भी देख रहे हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। इनका अपना राज था, इनकी अपनी जनता थी, ठीक। तो धीरे धीरे इन सबको किस में शामिल कर लिया गया, इंडियन यूनियन में। एक बात और जान लेनी जरूरी है कि जब ये इंडियन स्टेट्स शामिल किए जा रहे थे इंडियन यूनियन में, प्रिंसली स्टेट्स, तो इनको बदले में क्या कुछ दिया गया?
आंसर इज यस। इनको दिया गया प्रिवी पर्स कि आपकी रियासत हम शामिल कर रहे हैं इंडियन यूनियन में, तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो इनको क्या प्रोवाइड किया गया? प्रिवी पर्स। उनको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, अलाउंसेस दिए गए। लेकिन ये प्रिवी पर्स कब अंत हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। और किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रिवी पर्स समाप्त किया गया था? प्रिवी पर्स को समाप्त जब किया गया था 70s में, ईयर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे और अमेंडमेंट एक्ट का नाम भी भेजेंगे। इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी 2008 में जिसका नाम है गुलाल। मैं चाहूँगा कि आप उस मूवी को देखें कि किस प्रकार से राजपूताना एकता को उसका अभिनेता एक करने की कोशिश करता है। वेरी गुड मूवी, रिकमेंडेड। नाउ लेट अस डील इनटू हिज विजन टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड कश्मीर। सवाल यह है कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टीशन के पक्ष में थे? द आंसर इज यस। व्हाई? पटेल सपोर्टेड पार्टीशन टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग कम्युनल स्ट्राइफ। सांप्रदायिक जो तनाव है ये लंबे समय तक ना बना रहे, इसलिए बेहतर है कि पार्टीशन कर लिया जाए। तो ये स्टेटमेंट पढ़ लेना काफी जरूरी है। वी आर गोइंग टू पुट स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन कश्मीर, स्टेटिंग दैट, उन्होंने ये कहा, फर्मनेस not firmness, it is appeasement, would preserve unity, emphasize that integration was essential for India's survival as a stable democracy। भारत सिर्फ एक आज़ाद होने वाला देश नहीं था, जबकि एक लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश भी था। और नई लोकतंत्र को तभी स्थापित किया जा सकता है जब हम इस प्रकार के तनावों को दूर रख सकें। उनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वी हैव टू लर्न टू एडजस्ट आवर डिफरेंसेस एंड मार्च टुगेदर द नेशंस गुड। तस्वीर आपने कई जगह देखी भी होगी, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल। नाउ जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो सिविल सर्विसेज की भूमिका को बखूबी समझते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का नाम दिया है। पटेल कॉल्ड इंडियन सिविल सर्विस द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और उनका यह मानना था कि पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए सिविल सर्वेंट को, डिसिप्लिन में रहना चाहिए एंड सर्विस ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी। कैसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए? कैसी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, जिसमें सेवा भाव हो। And in this way, the foundation of all India services started, all because of the support of सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और पहले गृह मंत्री भी थे। कुछ साल पहले यानी कि 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन उपलब्धियों के कारण मौजूदा सरकार ने इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर हाई। इसका अनावरण किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को उनके 143वें जन्मदिन के अवसर पर। इसके डिजाइनर हैं राम वी सुतार और इसका निर्माण किया था लार्सन एंड टर्बो नामक कंपनी ने। इट सिंबलाइजेस व्हाट? पटेल्स एंड्योरिंग लीगेसी ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। हार ना मानने का जो जज्बा था वो इनसे हमको सीखना चाहिए। सरदार पटेल लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्ड अ डिवाइडेड इंडिया इनटू वन नेशन, ट्रूली कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये योगदान है, इस योगदान के हम सभी भारतीय ऋणी हैं। अपना लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं इस महान नेता को फिर से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और जय हिंद। थैंक यू।